तो इस आर्टिकल में बात करने जा रहे हैं लिक्विडिटी के बारे में। तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, तो उन्होंने रिसेंटली यहाँ पर कहा है कि जो लिक्विडिटी है ना, तो अगर उसमें किसी तरह का भी विड्रॉल आता है, अगर कोई पैसा खींच लेता है मार्केट से, तो फिर ग्रोथ को कोई ना कोई नुकसान तो यहाँ पर पहुँचेगा ही। तो यहाँ पर देखो, इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत भी इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत भी इन्वेस्टमेंट आती है। तो अगर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट वापस खींचता है तो लिक्विडिटी जो है उस वो ख़त्म हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर लिक्विडिटी में कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा तो ग्रोथ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो क्रेडिट अवेलेबल हो रहा था किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, वो क्रेडिट खत्म होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स का जो काम है वो रुक जाएगा, जहाँ डिले होना शुरू हो जाएगा। तो और पहले से ही जो लोन से पैसा लेकर उस काम को शुरू किया था उसके ऊपर और ब्याज जो है बढ़ता जाएगा, और जो नेट कॉस्ट निकलेगी उस प्रोजेक्ट की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जितनी एस्टिमेशन होगी उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर इकोनॉमिक रिकवरी की अगर बात करें तो अभी भी जैसे पूरे ब्रॉड लेवल तक इसको अभी फैलना चाहिए था, इसका बेस अभी तक नहीं फैला है, अभी भी जो है कमज़ोर ही है इसकी कड़ी। तो यहाँ पर अगर इसको सही करना है तो हमें जो है ना पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें। तो भारत भी यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किए गए। अगर आप बात करो दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे, वहाँ पर एक अलग से इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, तो उसके ऊपर भी पैसा काफ़ी लग रहा है, काफ़ी बड़ी लागत है उस प्रोजेक्ट की। इसके अलावा नेशनल पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर भी बहुत बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जिसमें 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि जो है भारत सरकार ऑलरेडी यहाँ पर जो है उसने घोषित कर दिया है कि भारत सरकार देगी। इसके अलावा और भी पैसा जो है बाहर से जुटाया जाएगा। तो यहाँ पर एक रश चाहिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, अगर ग्रोथ को अच्छे से हमने आगे एक्सप्लोर करना है, शोर अप करना है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी जो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत सरकार ने गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, तो यहाँ पर इमरजेंसी के तौर पर जो भारत सरकार ने मदद यहाँ पर प्रोवाइड की है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तो वो भी जो है सक्षम नहीं साबित हुई है, जिनके पास भी ये क्रेडिट आया है। तो यहाँ पर वो यही बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर क्रेडिट की अवेलेबिलिटी हो जाती है भारत सरकार की तरफ से, तो उससे कोई अपने आप में कोई ग्रोथ जो है ना वो इंड्यूस नहीं होगी, ग्रोथ पे ऊपर कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर हमने ग्रोथ को सही करना है तो हमें अपना जो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, उसको सही करना होगा कि एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर फंडिंग करने के लिए। तो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट भी इसको बोलते हैं, कॉरपोरेट डेट मार्केट भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई भी कॉरपोरेट जो होता है वो डेट इशू कर देता है, जहाँ बॉन्ड इशू करता है, जिसको फिर इन्वेस्टर्स जो हैं वो खरीदते हैं, और जो पैसा यहाँ पर जाता है कॉरपोरेट के पास, फिर उसी पैसे के ऊपर कोई ना कोई रिटर्न जो है इन्वेस्टर को मिलता है। तो इस तरीके से जो कॉरपोरेट्स होते हैं वो मार्केट से पैसा उठाते हैं। तो यहाँ पर जो मार्केट से पैसा उठाते हैं तो फॉरेन कंपनीज भी यहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, डोमेस्टिकली भी इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, और उनको कोई ना कोई रिटर्न जो है आने वाले समय में मिलती है उसी पैसे के ऊपर। तो इस तरीके से बड़े बड़े कॉरपोरेट जो है पैसा जुटाते हैं। जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं वो भी इसी तरीके से पैसा जुटाते हैं मार्केट से। जितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी कोई ऑफर करता है, अगर उसका ट्रस्ट बन जाता है मार्केट में, तो उतने ही जल्दी से जो है इन्वेस्टर्स आते हैं आगे उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो और जितना ट्रस्ट बढ़ता जाएगा उतना इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, और उतना ही उसका एसेट साइज है उस कंपनी का वो भी बढ़ता जाएगा। और बाद में क्या फ़ायदा होगा, जहाँ कहीं भी उस कंपनी ने इन्वेस्ट करना है, जहाँ नया कोई प्रोजेक्ट खोलना है, तो वहाँ पर पैसा लगाया जाएगा और प्रॉफिट जो है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा आने वाले समय में। और आगे बात कर रहे हैं कि जो डेवलपिंग और मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारी ऐसे मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ हैं जिनका जो बॉन्ड मार्केट साइज़ है वो 30%, उनकी जो जीडीपी का 30% उससे भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर भारत की अगर बात करें तो अभी भी जो 17% ऑफ जीडीपी के आसपास हमारा यहाँ पर बॉन्ड मार्केट साइज़ है, तो इसको अभी भी हम एक और एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इसकी क्षमता जितनी बढ़ेगी उतने ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर फंडिंग की कमी नहीं होगी। तो आरबीआई ने भी यहाँ पर काफ़ी मूव्स लिए हैं कि इसको जो है मार्केट डिज़ाइन जो है, इसका जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप है, इसको सही किया जाए और सही अप्रोच जो है यहाँ पर लगाई जाए।
आगे बात कर रहे हैं जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो पीएसयूज हैं, जो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर चलाए जाते हैं, जिसके जो पूरी अथॉरिटी भारत सरकार के पास है। तो इन पीएसयू को भी भारत सरकार ने ही लगाया था जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ था। अगर बात करें हम 1950s और 60s की, तो उस समय पर भारत सरकार ने धीरे धीरे करके पीएसयूज लगाए थे कि भारत को इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी मिले। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ चलाने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उन ज़मानों में बहुत कम होती थी। तो ये सभी के सभी अदारे भारत सरकार के चलाए हुए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे पीएसयूज ऐसे हैं जो बहुत ही ख़राब हालत जिनकी हो चुकी है, फंडिंग के मामले में बहुत ही लॉसेस में चल रहे हैं। तो इनको भी अब धीरे धीरे करके भारत सरकार जो है बेच रही है, इनका स्टेक जो है इसको प्राइवेट कंपनीज के हाथ में बेच रही है, डिसइन्वेस्टमेंट जो है पीएसयूज में कर रही है। बस गिने चुने पीएसयूज ऐसे बचे हैं जो कि प्रॉफिट में है और सरकार को जो है फ़ायदा पहुंचाकर यहाँ पर सरकार को फ़ायदा दे रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें कि जो इनकी सालाना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 1.5 लाख करोड़ तक का है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जब फंड जो है उसको हम इकट्ठा कर सके समय पर, तो वो यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर इनको कंटिन्यू रखना है। और इसके अलावा जो आरबीआई के जो पॉलिसी रेट्स होते हैं, जैसे हम जिसको रेपो रेट बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, तो उसको अभी अनरिवाइज ही रखा है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है आरबीआई की, तो उसमें कोई भी चेंजेस उसने नहीं किए हैं। तो ये भी जो है एक अच्छा काम कर सकती है। इसको चेंजेस ना करने का जो मेन मकसद यही था कि इन्फ्लेशन जो है ना वो अक्टूबर में 7.6% तक बढ़ चुकी थी भारत में। तो यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस जो इन्फ्लेशन है वो इतनी बढ़ चुकी है, तो इसको कंट्रोल भी करना है। तो इसलिए जो आरबीआई उसने एक पॉलिसी के साथ कोई भी छेड़छाड़ अभी तक नहीं की है। तो वैसे जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है 2 से लेकर 6% के बीच में ही महंगाई को कंट्रोल करके चलती है। तो अभी 6% से भी ज़्यादा एक्सीड कर चुकी है, 7.6% ये परसेंट के ऊपर जो है जा चुकी है। चिंताजनक बात है। तो आरबीआई यहाँ पर इस तरह के जो टैक्टिक्स है उसको अपना रहा है, जो पॉलिसी रेट्स है उसको चेंज नहीं कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इस तरह से कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को फैसिलिटेट करे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फंडिंग है उसके रास्ते जो है प्रोजेक्ट्स तक पहुँचे और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका काम दोबारा से शुरू हो। अगर काम चल रहा है तो उनकी फंडिंग में कोई कमी ना आए और काम कंप्लीशन की ओर जो है वो बढ़े। तो आरबीआई यहाँ पर यही होप लगा रहा है कि जो इकोनॉमिक रिवाइवल है वो अच्छे से हो, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो जल्दी से ख़त्म हो और आने वाले समय में फिर दोबारा से जो हमारी ग्रोथ है वो पॉजिटिव में आए और अच्छे नंबर्स तक जो है डबल डिजिट ग्रोथ तक जो है हम बढ़े। हालांकि अभी तो -7.5% तक हमारी कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है जीडीपी की। तो अगर नेक्स्ट क्वार्टर की भी अगर हम बात करें तो वो 0 तक अगर पहुंच जाए, 1% तक अगर पहुंच जाए, तभी बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए।